नमस्कार। आमने सामने में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं राजस्थान राज्य बीज निगम के अध्यक्ष श्री शंभू सिंह खेता सर। आपका स्वागत सर हमारे कार्यक्रम में। नमस्ते सर, एक चीज आप मुझे बताइए कि वैसे तो डायरेक्टली आपके ये एरिया में नहीं आता है, लेकिन फिर भी आपने बीज उपलब्ध कराए होंगे तभी तो बुआई होगी। जी। बहुत अच्छा हमारा इस बार मानसून रहा कई साल बाद, और खरीफ की फसल बहुत बढ़िया हुई। डिमोनेटाइजेशन ने आधे से ज्यादा किसानों के फायदे को धो दिया। रबी की फसल की बुआई किस हिसाब से हुई है, या वहां पर भी डिमोनेटाइजेशन की मार हुई और किसान भाइयों को बीज नहीं मिला? ऐसा नहीं है। खरीफ की फसल के वक्त कुछ खराबा हुआ मौसम की मार के कारण। पहले पहले बरसातें अच्छी हुई, औसत बरसात राजस्थान के चारों हिस्सों में हुई, लेकिन जाते जाते मौसम ने किसानों को नुकसान पहुंचाया। बाकी नुकसान मोदी सरकार ने पहुंचा दिया ना, मोदी सरकार ने किसानों को राहत देते हुए, जिस दिन से मैंने अपना पद ग्रहण किया उसी रात आदरणीय मुख्यमंत्री जी वसुंधरा राजे जी के साथ मेरी मुलाकात हुई जी। और मैंने किसान हित के लिए कुछ मुद्दे मेरे सामने आए थे पिछले 20 घंटों में। उन मुद्दों में एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये था कि किसान के पास अपनी फसल की बिक्री के बाद कुछ रुपए बीज खरीदने के लिए, अगली फसल के बीज खरीदने के लिए संचय करके रखे हुए थे, जो 1000 और 500 के रूप में किसान के पास पड़े थे। और जब बीज खरीदने का समय आया, उससे पहले 8 नवंबर को आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने अचानक 1500 के नोट बंद करने की घोषणा कर दी, जिससे किसान घबरा गए। लेकिन राजस्थान सरकार की यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने आदरणीय गवर्नर आरबीआई से और केंद्र के वित्त सचिव से उसी दिन चर्चा करके 24 घंटे के अंदर किसानों को बीज और खाद खरीदने के लिए 1000 और 500 रुपए के नोट काम में ले सके, उसकी व्यवस्था कर दी। तो मतलब कि जो रबी की फसल की बुआई हुई है वो पिछले साल की तरह सेम है, या जो आजकल खबरें आ रही हैं कि औसतन ज्यादा है? आपकी भी जो आपने बीज उपलब्ध करवाए हैं, जो आपके आंकड़े हैं, वो भी यही कहते हैं? सही बात यह है कि हर साल पिछले 4 सालों का आंकड़ा आप उठाकर देख लीजिए, हर साल रबी और खरीफ के फसल के वक्त रकबा बढ़ता है। क्योंकि खरीफ की फसल करीब करीब ईश्वर भरोसे, राम भरोसे, बरसात के ऊपर निर्भर है, प्रकृति के ऊपर निर्भर है। लेकिन रबी की फसल ज़्यादातर ट्यूबवेलों की सिंचाई से, ओपन वेल की सिंचाई से और नहरों की सिंचाई से होती है। इसलिए रबी के फसल का इस बार भी रकबा बढ़ा है, और आगे बढ़ने के कारण राजस्थान बीज निगम ने भी किसानों के लिए बीज की उपलब्धता पिछले 4 सालों के देखते हुए ज़्यादा है जो उपलब्ध करवाया है। और बाजार में जो हमारे डीलर और विक्रेता है, उनके जरिए हमने किसानों को बीज समय पर उपलब्ध कराने की कोशिश की। एक और जिम्मेवारी दी है जी बीज निगम को सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और वो ये है कि भाई सीड सर्टिफिकेशन का जो जिम्मा है, जिसके अंदर इसके बाद हम लोग OECD में जो हमारी सीड सर्टिफाई होती हैं, नॉर्दर्न इंडिया का जिम्मा आप लोगों को दिया गया है। सर, पहले तो ये बताइए, जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट है, जिसमें 35 देश हैं, इसके अंदर हम लोगों की आज के दिन तक शायद 190 की सीड वेराइटी और करीब 24 फसल 24 क्रॉप्स हमारे इसमें सर्टिफाई रजिस्टर्ड हो चुके हैं। इससे हमें क्या फायदा है? मतलब हमें तो चलो छोड़ो, इससे हमारे किसान भाइयों को क्या फायदा है? क्या फायदा है? निश्चित रूप से यदि सर्टिफाइड बीज, वेरीफाइड बीज और प्रमाणित बीज किसानों को उपलब्ध कराया जाता है, तो उसके लिए सर्टिफिकेशन जरूरी है। बीज निगम को भी राजस्थान की सरकार ने कृषि विभाग से ऐसे एक्सपर्ट लोगों को बीज निगम को काम करने के लिए दिए हैं, जो हमारे यहाँ डेपुटेशन पे हैं, और वो प्रत्येक बीज को प्रमाणित करके उनका सर्टिफिकेशन की व्यवस्था करते हैं। सर, सर्टिफिकेशन से और क्या फायदा होगा? क्योंकि देखिए, असली बात तो ये है कि आज के दिन भारत विश्व में
5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, 5वें स्थान पर है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सीड्स में। लेकिन अगर हम लोग ट्रेडिंग या एक्सपोर्ट की बात करें तो भारत कहीं भी खड़ा नहीं होता है। उस पे आपको क्या, आपकी सोच है बीज निगम के अध्यक्ष होते हुए, और आपको क्या लगता है कि इसमें आप कहां तक अपने कार्यकाल में कुछ बढ़ोतरी कर पाएंगे? मैडम, बाजार में दलाल नकली बीज भी लाकर रख देते हैं, जो रबी और खरीफ के वक्त बुआई से पहले जब अचानक बीज की जरूरत पड़ती है, तो किसानों में भी मारामारी है जो चलती है, उस समय ये नकली बीज बाजार में लाकर बेचने की व्यवस्था भी कई लोग कर लेते हैं। हमने ये व्यवस्था की है कि जो बीज किसानों के हित में है उसका काजरी और आपरी के वैज्ञानिकों के जरिए और कृषि विभाग के वैज्ञानिक और कृषि विभाग के एक्सपर्ट टेक्नीशियन के जरिए हमने बीज को प्रमाणित, सब जिससे कि जेन्युइन और अच्छा बीज मिले, किसानों को मिले। सर, एक ऐसा ही सीड एक्ट लाने की बात कर रही है सरकार, जिसमें कि जो भी बाजार में बीज आएगा उसकी रजिस्ट्रेशन होगी और उसकी क्वालिटी सर्टिफिकेशन होगी। इसके बारे में आपका क्या विचार है और ये कहां तक प्रैक्टिकल है, ये हम आपसे जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम ब्रेक के बाद अभी वापस आते हैं। आप लोग देख रहे हैं आमने सामने। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हर बार हम लोग ये बात करते हैं कि आज़ादी को इतने दशक हो गए, किसानों की स्थिति नहीं बदली है, आज भी वही, कभी आसमान ताकता है, कभी धरती छूता है। अगर बीज जो कि नींव है हर फसल की, अगर उसकी क्वालिटी इंप्रूव होती है, उसकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है, ऐसी फसल और ऐसे बीज आते हैं जो कि जिनमें कीड़ा नहीं लगे, जिनमें जो पानी की खपत कम हो, तो डेफिनेटली किसानों को फायदा होगा, मौसम की मार की झेल सके। बिल्कुल। तो सर, ये जो आप क्वालिटी सीड्स का सीड बिल आ रहा है, ये कितना प्रैक्टिकल होगा? क्योंकि सर बहुत सारी सीड्स तो क्या होती हैं कि मतलब वो किसान अपनी खुद की रख लेता है, फिर अगले साल वो बो देता है, फिर अच्छी फसल नहीं होती। इस साइकिल को आप तोड़ पाएंगे ये सीड बिल, या ये बस एक वो कागजों में रह जाएगा? अंतरराष्ट्रीय कंपटीशन पूरे चीजों पे हो गया, तो बीज में भी एक कंपटीशन है जो हो गया है, और उस बीज को किसानों के हित में खरा सही बीज, क्वालिटी से प्रमाणित बीज हम किसानों को दें, जिससे उनके परिवार में खुशहाली है जो आए, उनके परिवार को अच्छी फसल मिले और उनका समय मान सम्मान के साथ व्यतीत हो। इसके लिए हमने बीज को कई परीक्षणों के बाद क्वालिटी से अच्छा हो, वैज्ञानिक कसौटी पे खरा हो, उसी बीज को किसान के घर तक पहुंचाने की व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। सर देखिए, वो तो निगम करेगा ना। अब ऐसा तो नहीं है ना कि सारे किसान सारे बीज निगम से लेते हैं, प्राइवेट मार्केट भी तो है, उसको कैसे रेगुलेट करोगे आप? निश्चित रूप से उसको कंट्रोल करने के लिए भी सरकार इस पे विचार कर रही है, और एक सीड एक्ट को अमेंड करके अगले विधानसभा में बिल पास किया जा रहा है, जिससे ये दलाली और खराब बीज और नकली बीज को बाजार में लाकर जो पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को बाजार से हटाया जा सके। सर, कुछ ऐसा प्रावधान है क्या? क्योंकि अभी मैंने पीछे पढ़ा कि नालगोंडा और अपना ये खमर वारंगल डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने नकली चिली के बीज दिए। आप सोच सकते हैं कि किसान की तो पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है जी। वो एक बारी की मार से उसको उभरते हुए कई साल लग जाते हैं। और आज वो जो सीड मैन्युफैक्चरर्स हैं जिन्होंने ये जाली बीज दिए, गलत बीज दिए, वो आज जेल में है। ऐसा कुछ अपने राजस्थान में भी किया, भैया तू गलत भेजेगा, अगर तू किसान की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश करेगा तू जेल जाएगा। मैंने अभी बताया ना आपको। नहीं, अभी तक है क्या कुछ? नहीं, अभी तक तो 1966 में बीज एक्ट बना, उसके तहत मामूली सजा की व्यवस्था है और उसके बाद में 1983 में सीड कंट्रोल बिल आया, उसके तहत भी किसानों को राहत देने के लिए कुछ सजा का प्रोविजन किया गया। लेकिन आने वाले बिल में कठोर सजा और कड़ी सजा की जरूरत है, सजा देने की व्यवस्था की जा रही है, जिससे नकली बीज बेचने वालों बाजार में टिके नहीं।
सर एक चीज आप मुझे बताइए कि हमारे जो किसान हैं वो खुद सर्वश्रेष्ठ बीज क्यों नहीं तैयार कर सकते? क्योंकि देखिए राजस्थान की भी तो सर इतनी वैरायटीज हैं। अगर हम लोग अपने जोधपुर जिले की बात करते हैं, आपने भी पीछे वहां पर ये जिक्र किया था कि भाई हमारा बिलाड़ा का फार्मी कनक है, अगर इसकी हो, जीरा हो, सौंफ हो, कपास हो, तो अगर इसके बीज हमारे किसान खुद तैयार करें तो उससे किसान को क्या फायदा होगा सर? वो काहे इतनी मेहनत करे? इसकी व्यवस्था भी निगम पिछले कई वर्षों से करने की कोशिश कर रहा है, और अब मैं निश्चित रूप से मेरे ज्वाइन करने के बाद मैंने दूसरे दिन ही अपने अधिकारियों की मीटिंग ली। उसके साथ ही कृषि विभाग से जो तकनीकी सलाह देने वाले लोग हैं उनकी भी मीटिंग लेकर मैंने ये किसान हित में करने की कोशिश की कि सही बीज मिले, वक्त में मिले, और उसके साथ ही किसान स्वयं फाउंडेशन बीज के रूप में अपने खेतों पर क्वालिटी से अच्छा खरा उतरने वाला बीज पैदा करें। वो भरोसा किसान को अपने आप मिलेगा, और किसान का बीज पैदा किया हुआ दूसरे राजस्थान के किसान भी भरोसा करके अपने खेतों पर बुआई कर सकते। निगम खरीदेगा वो बीज? निगम भी खरीदेगा। निगम खरीद के अपने डीलर्स के, अपने विक्रेताओं के जरिए किसान के घर तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। सर आज के दिन जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स की बहुत चर्चा होने लग रही है, और बीटी कॉटन वाला हमने अभी देखा ही है, और अभी खबरें सुनने में आ रही हैं कि भाई मस्टर्ड के ऊपर भी कुछ ना कुछ काम चल रहा है। बीटी कॉटन, इससे पहले भारत में हजारों तरह की अलग अलग कॉटन की वैरायटीज थी, लेकिन आज के दिन 95% बीटी कॉटन है। कुछ लोग इसको बहुत अच्छा मान सकते हैं, और कहीं ना कहीं इसका दूसरा पहलू भी है कि जो कि ये एक हेल्दी चीज नहीं है। ये हम आपसे जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स पर आपका विचार हम जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम अभी वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम सीड्स, जीएम प्लांट्स के बारे में हम लोग बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं, और कुछ ऐसे पौधे भारत में आए भी हैं, लगे भी हैं। सर जैसे मैं अभी कॉटन का जिक्र कर रही थी ब्रेक से पहले कि भाई पहले ये होता था कि अलग अलग वैरायटीज के बहुत सारे कॉटन थे, हर एक की अपनी एक खासियत थी, हर एक की अपनी एक खूबी थी, लेकिन अब 95% में बीटी कॉटन लगती है। तो आप किसको वाकई हेल्दी मानते हैं? राजस्थान की कृषि योग्य जमीन अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग किस्म की है, और वहाँ अलग अलग किस्म के बीज बरसों से बोए जाते हैं, जो किसान बरसों तक सुरक्षित रख के वही बीज अपने बुआई के वक्त काम में लेता था। लेकिन जैसा मैंने बताया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब बीजों में भी कंपटीशन हो गया और बीज प्रोडक्शन करने वाले लोग भी अच्छे से अच्छा बीज बाजार में लाने की उन्होंने कोशिश की, तो बीटी कॉटन के नाम से कपास का बीज भी आया। जब बीटी कॉटन मार्केट में आया उस समय कई लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन 1 साल 2 साल बुआई के बाद आज किसान बीटी कॉटन बहुत ज़्यादा बुआई करके लाभ कमा रहे हैं, और बीटी कॉटन के जैसा ही दूसरी फसलों के लिए भी इसी प्रकार का वैज्ञानिक तरीके से पैदा किया हुआ बीज किसानों के हित में बाजार में लाया जा रहा है, और मैं उम्मीद करता हूँ निश्चित रूप से ये बीज सफल होगा, सक्सेस होगा। मैं बात करती हूँ जी सरसों की, ठीक है। राजस्थान लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, और इसी साल हम लोगों ने 27.3 लाख हेक्टेयर जमीन में हमने बोया है, पिछले साल से 17% ज़्यादा। मस्टर्ड सरसों के ऊपर भी जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज लाने की बात करी है। आज के दिन सर हमारे पास इतनी सारी सरसों की वैरायटी है, फिर वो घूम फिर के अगर एक आ जाएगा। बहुत सारे वेस्टर्न नेशंस ने जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किए जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स पर, ये पता चला कि भाई 3 साल बाद या 4 साल बाद उसकी वजह से, उसके एक साइड इफेक्ट में एक तरह का वीड उसमें पैदा हो गया है, और उसका कोई इलाज नहीं है। अब आप देखिए कि जब लोकल वैरायटी होती है तो हर एक वैरायटी की एक अलग अलग खासियत होती है। कोई किसी चीज से अफेक्ट होता है, कोई किसी चीज के अगेंस्ट अपने आप उसके अंदर एक इम्यूनिटी होती है, लेकिन सब एक जैसे जी 95% वही जेनेटिकली मॉडिफाइड होंगे। ये कहाँ तक सही है जी? देखिए, फंगस एक बहुत बड़ी बीमारी पौधे के रूट में लगती है। फंगस को खत्म करने के लिए फंगस ही डालते हैं, जिससे, जैसे एग्जाम्पल है, बड़ी मछली छोटी मछली को खाके
छोटी मछलियों को खत्म कर देती है, उसी प्रकार से एक प्रकार की फंगस दूसरी बाकी फंगस को। तरीके की फंगस को चट कर जाती है, जिससे उस पौधे की लाइफ बच जाती है और वो पौधा हेल्दी हो जाता है। उसी प्रकार से जितने तरीके के रोग बीजों में आकर रूट में लग जाते हैं, पौधे के स्टाम में लगते हैं, पत्तियों में लगते हैं, उन बीमारियों को खत्म करने के लिए इसी प्रकार की दवाएं वैज्ञानिक तैयार कर रहे हैं और काफ़ी कुछ तैयार हो गई है जो किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है। तो आप ये कह रहे हैं कि वो बीज में ही आ जाएं वो दवाइयां, जिससे कि वो बीज में बीमारियां ही, ना लगें, निश्चित रूप से, कि वो बीमारियां ना लगें। निश्चित रूप। सर एक चीज है कि आज के दिन RSCCL के पास करीब 22 प्रोसेसिंग यूनिट है, जी। जहां तक मेरे आंकड़े कहते हैं। हम लोग 16 करीब 17 लाख क्विंटल पर ईयर हम लोग बीज करते हैं। आपको लगता है ये पर्याप्त है? आपको लगता है और की जरूरत है? कुछ सोचा है? नहीं, और जरूरत है, और उसके लिए हम बहुत ज्यादा प्रतिबद्धता के साथ प्रयासरत है कि राजस्थान के किसानों के लिए बाहर से बीज लाने की जरूरत ना पड़े। हम अगली खरीफ फसल के लिए बीज ज़्यादा उपलब्ध हो, अच्छा बीज हो और वैज्ञानिक कसौटी पे वापस खरा उतर के किसानों के पास पहुंचे, इसकी व्यवस्था हो रही है। सर कैसे हो रही है? क्योंकि कई बार अगर हम लोग बात करते हैं तो अगर हम लोग स्टोरेज एरिया की बात करते हैं, वो भी आप लोगों के पास ज़्यादा नहीं है। PPP मॉडल पे कर रहे हैं, स्वयं करेंगे, प्राइवेट कॉर्पोरेट्स को लेके आएंगे, कुछ कॉन्क्रीट प्लान है? जी, हम किसानों के साथ गोष्ठियां करके, किसानों के साथ बैठकर बात करके उनके खेतों पर ही बीज पैदा करने की व्यवस्था कर रहे हैं, जिससे बाजार पर भी निर्भर ना हो और वो किसान अपने स्वयं के हाथों से अच्छा बीज पैदा करें और अपने दूसरे किसान भाइयों को वो बीज उपलब्ध हो, इसकी व्यवस्था करें। मार्केटिंग का काम, बीज को समय पर किसानों तक पहुंचाने का काम राजस्थान सीड कॉर्पोरेशन करता है और आगे भी करेगा। सर अभी पिछले महीने ही राजस्थान में खूब बड़ा कृषि सम्मेलन हुआ, एक्सपर्ट्स भी आए और बहुत सारे हर रोज कई हजार किसान भी आए जो कि उसमें सम्मिलित हुए। आप भी बहुत सारे किसानों से डायरेक्टली रूबरू हुए। क्या समस्याएं निकल कर आई? दो बड़ी समस्याएं जो कि आपके बीज उद्योग और आपके बीज निगम के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, और उनका क्या सॉल्यूशन आपने सोचा है? केवल दो। देखिए, पहली दफा इतने बड़े रूप में किसानों का एक जगह इकट्ठा होना और मात्र किसानों के हित में ही बात करना, नए इम्प्लीमेंट्स जो नए इक्विपमेंट्स आए हैं उसको किसानों के पहचान के लिए वहाँ नमूने के रूप में रखे गए। और ये ग्राम का जो आयोजन हुआ है, इस ग्राम के आयोजन से किसानों का विश्वास और भरोसा पक्का हो गया है कि सरकार हमारे लिए निश्चित रूप से अच्छे बीज की व्यवस्था कर रही है, अच्छे साधन जिससे किसानों को फायदा हो। फिर भी सर काफी गैप है, ये तो आप मानेंगे। जी, तो क्या दो बड़ी गैप समस्या आई सर? आपको क्या लगता है कि बीज निगम से संबंधित क्या दो बड़ी समस्याएं किसानों ने आपको बताई और उसका आपने क्या सॉल्यूशन सोचा है, क्या निवारण सोचा है? किसानों के सामने सबसे बड़ी बात यही थी कि अच्छा बीज हमें मिले और उनकी पहुंच के अंदर सही कीमत पे मिले, उसके लिए हमें प्रतिबद्ध है और ये व्यवस्था अगले 1 साल में हम कर लेंगे। पक्का कर लेंगे। चलिए सर, फिर खेता सर सब आपसे अगला इंटरव्यू 1 साल बाद होगा, निश्चित रूप कि तब हम लोग आपसे जानेंगे कि जिस चीज के लिए आपने आज संकल्प किया है, हम लोग अपने किसान भाइयों को क्वालिटी सीड्स अच्छी कीमतों पे कहां तक पहुंचा पाए। मैं एक किसान हूं और शिक्षा ग्रहण करने के बाद ही मैंने लंबे समय तक अपने हाथों से ट्रैक्टर चला के खेती की है, अपने हाथों से इंजन स्टार्ट करके, जब बिजली नहीं पहुंची गाँव में उससे पहले इंजन चलते थे, इंजन स्टार्ट करके पानी खींच कर खेतों में दिलाने की व्यवस्था की है। मैंने काफ़ी मेहनत की और किसानों की तकलीफ को मैं अच्छी तरीके से समझता हूँ। मैं किसान के घर में पैदा हुआ हूँ, किसान की समस्याओं से रूबरू हुआ हूँ और मुझे किसान को इस वक्त
क्या चाहिए और किस तरीके से हम उसकी व्यवस्था कर सकें, उसके लिए मैं सतर्क हूँ, जागरूक हूँ, और सरकार ने मुझे वो उचित दायित्व दिया है जिसके जरिए मैं किसान हित में जल्दी से जल्दी ऐसी व्यवस्थाएं लाने की कोशिश करूंगा जिससे किसानों को फायदा हो, उनकी खेती निश्चित रूप से आगे बढ़े और उनके घर में खुशहाली आए। बस इसकी जी, व्यवस्था हमारे मैं कर रहा हूं। किसान खुशहाल रहे, और इस कार्य के लिए आपको ईटीवी परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। धन्यवाद। तो ये था आमने सामने खेता सर जी के साथ। अगले शनिवार में फिर होंगी आपके बीच, तब तक जय हिंद।